बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और इस वक्त चुनावों की खबर हर ओर फैली हुई है, चाहे बात हम गुजरात चुनाव की करें या फिर दिल्ली नगर निगम चुनावों की करें। तो आज हम न्यूज नाइट में अपने रिपोर्टर से जानेंगे कि जमीन पर कैसा है माहौल। और अब चूंकि गुजरात में चुनाव प्रचार थम गया है और दिल्ली में दिल्ली वासी कल करेंगे मतदान, तो कैसी है तैयारियां, तमाम पूरी तस्वीर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार थमा। 27 साल के भाजपा शासन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दे रही है चुनौती। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की सीटों पर रहेगी नजर। पांच दिसंबर को गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर होगा मतदान। नतीजे 8 दिसंबर को। 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 2,51,58,000 मतदाता करेंगे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स के लिए रविवार सुबह 8 बजे से डाले जाएंगे वोट। 1349 उम्मीदवार की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। मेट्रो की खास तैयारी। सुबह 4 बजे से हर 30 मिनट पर मिलेंगी सेवाएं। इक्यावनवां नौसेना दिवस रविवार को विशाखापट्टनम में होगा आयोजित। सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में करेंगी शिरकत। नौसेना प्रमुख ने साल 2047 तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का जताया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास करने वालों का सम्मान। राष्ट्रपति ने साल 2021 के लिए 25 और साल 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं व संगठनों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार। यूरोपीय संघ, G7 और ऑस्ट्रेलिया ने रूस को $60 प्रति बैरल कच्चा तेल बेचने की दी हिदायत। शर्तें न मानने पर समुद्र में रूसी तेल कंटेनरों को रोक सकते हैं आवाजाही। रूस ने जताया अंदेशा, घातक सिद्ध हो सकते हैं ऐसे फैसले। और फुटबॉल विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का कुछ ही देर में होगा आगाज। पहला मुकाबला नीदरलैंड्स और अमेरिका के बीच, देर रात अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। गुलामी की जंजीर से देश को आजाद कराने वाली अनसुनी कहानियों का विशेष कार्यक्रम स्वराज दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर इस रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे देखिए 1760 के सन्यासी विद्रोह की कहानी। आइए शुरुआत करते हैं गुजरात चुनाव की खबर से। गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर संपर्क अभियान में जुटी हैं पार्टियां। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित हार्दिक पटेल और कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी की किस्मत का फैसला जनता करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया। सत्ताधारी भाजपा 27 साल से शासन को पारदर्शी व्यवस्था, अंत्योदय और बेहतर कानून की स्थिति के अलावा उत्तर गुजरात में नर्मदा कैनाल के जरिए पानी पहुंचाए जाने की उपलब्धि पर बनाए रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है कि भाजपा को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए। दोनों दलों की सीधी टक्कर के बीच राज्य की राजनीति में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी दम ठोंक रही है। यानी चुनावी मैदान में 3 राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने ढंग से रिझाने का प्रयास कर चुके हैं। अब बारी मतदाताओं की है। राज्य के 14 जिलों की इन सीटों पर मतदाता 5 दिसंबर को एक बार फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार भी बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थामी और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिग्गज रैलियां और जनसभाएं देखने को मिली।
अब चुनाव का रुख किस तरफ मुड़ता है, इसका फैसला जनता ईवीएम मशीन में 5 तारीख को कर देगी, जिसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे। 93 सीटों के लिए कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। मध्य व उत्तर गुजरात की इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। 833 कैंडिडेट्स અને 61 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे। टोटल इलेक्टर्स છે 2,51,58,730 है। यंग इलेक्टर्स છે 5,96,328 અને મોર દેન 100 इयर्स ધરાવતા મતદારો है 5,412 एंड NRI इलेक्टर्स है 660। टोटल पोलिंग स्टेशन है लोकेशन से 14,975 एंड टोटल पोलिंग स्टेशन 26,409। सबकी निगाहें अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों पर लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट भी शामिल है। पटेल का मुकाबला विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार यमी याज्ञिक से माना जा रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद की बीरमगांव की सीट पर भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार लाखाभाई भारवाड़ से है। वहीं बडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी चुनावी मैदान में है और मुकाबले में भाजपा के मनीलाल बघेला। बड़ोदरा शहर से भाजपा की मनीषा वकील का मुकाबला कांग्रेस के गुणवंतरी परमार से है और गांधीनगर दक्षिण से भाजपा के टिकट पर अल्पेश ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। गुजरात चुनाव का दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही करो और मरो का चरण है। कारण उत्तर गुजरात में जहां 2017 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी थी, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से परास्त किया था। वहीं गोधरा, धोलका और मानसा सीटों पर भी नजर होगी। बीते विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर 500 मतों के आसपास रहा था। दूसरे चरण में साबरकांठा, बनासकांठा, नर्मदा, अरावली, छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों की सीटें आती है। ये सीटें आदिवासी वोटर्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए जीतोड़ मेहनत की है। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में आदिवासी वोटर्स का रुझान किस तरफ जाता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 93 सीटों में से भाजपा को कुल 51 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 39 और निर्दलियों ने 3 सीटों पर बाजी मारी थी। राज्य विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुजरात की जनता तो 5 तारीख को दिखाएगी अपना दमखम, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन आज सभी पार्टियों ने भी प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, तो आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किए। कांग्रेस के नेताओं ने भी जनसभाएं की। तो कैसा रहा आज का चुनाव प्रचार, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शनिवार शाम थम गया। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को मतदान होगा। प्रचार अभियान के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। भाजपा की तरफ से शनिवार को केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। पाटन जिले के सिद्धपुर में इस रोड शो के दौरान उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगे। उधर भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार अभियान के अंतिम दिन आनंद, खेड़ा और अहमदाबाद में जनसभाएं की। कांग्रेस के नेता भी प्रचार अभियान के आखिरी दिन जनसंपर्क में जुटे रहे। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। उधर आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में दाहोद जिले के झालोद में रोड शो किया। गुजरात में हफ्तों से चल रहा चुनाव प्रचार अभियान का शोर अब थम चुका है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले राजनीतिक दल अंतिम दिन भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए।
दूसरे चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों बनासकांठा, पाटन, महसाना, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया है, लेकिन अभी भी कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गांधीनगर। तो गुजरात का दूसरे चरण जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, जिसमें मध्य और उत्तरी गुजरात आता है, और यहीं से हमारे 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नीरज सिंह जुड़े हैं सीधे वडोदरा मध्य गुजरात से, और हमारे साथ रमा त्यागी जुड़ी हुई हैं बनासकांठा से, जो पड़ता है उत्तरी गुजरात में। नीरज, सबसे पहले ये बताइए हमें, क्योंकि मध्य गुजरात तो भाजपा का गढ़ है, उत्तरी गुजरात में कांग्रेस मजबूत रही है। पिछले चुनावों की बात करें हम तो इस बार मध्य गुजरात में क्योंकि धुआंधार प्रचार हुआ है, जबरदस्त प्रचार किया है दलों ने, तो तस्वीर कितनी अलग दिखती है इस बार पिछले चुनावों की अपेक्षा, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें, जनता की सोच की बात करें या मुद्दों की बात करें? बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है ममता, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2017 में जिस तरह से पाटीदार आंदोलन हुआ था और मध्य गुजरात में भी एक बड़ा हिस्सा उसकी वजह से प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने इस गढ़ को बचाने में सफल रही थी। आप समझ सकते हैं कि करीब इस पूरे इलाके में 51 के करीब सीटें हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 40 के करीब सीटें जीती थी, और वहीं कांग्रेस पार्टी 20-22 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार अगर हम देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत मध्य गुजरात में लगाई है, ताकि जो उनका जो गढ़ है वो सुरक्षित रह सके और उसमें किसी तरह की सेंध ना लग सके। आप देखें प्रधानमंत्री लगातार रोड शो करते हैं, इसके अलावा कई सारी रैलियां लगातार एक के बाद एक रैलियां प्रधानमंत्री जो मध्य गुजरात है उसमें करते हैं। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरा जो फोकस है वो मध्य गुजरात में लगाते हैं। क्योंकि अगर आप उत्तरी गुजरात में जाते हैं तो 2017 का जो परिणाम है वो बताता है कि 37 के करीब 32 के करीब जो मध्य उत्तरी गुजरात की जो सीटें थी, उनमें 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। यहाँ अगर हम मध्य गुजरात की बात करें, बड़ौदरा एक मजबूत गढ़ है, 6 के 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और उसी गढ़ को बचाने के लिए पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और यहाँ के अगर मुद्दों की ममता हम बात करें, लेकिन तो यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव कम लड़ा जा रहा है। बताया है कि इस वक्त जबरदस्त प्रचार हुआ, आपने बताया किस तरीके से बड़े नेता, प्रधानमंत्री सभी ने यहाँ पे खूब रैलियां की, जनसभाएं की, रोड शो की इत्यादि, लेकिन ऐसे में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं या फिर चेहरे हैं जो हावी होते नजर आए हैं इस बार? देखिए वही ममता मैं बता रहा था कि जहां हम मुद्दों की बात करें, आप देखें दूसरे राज्यों को, चाहे छत्तीसगढ़ देखें, झारखंड देखें, उत्तर प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश देखें, वहां जिस तरह के मुद्दे आपको चुनावों में दिखाई देंगे उस तरह के मुद्दे यहाँ पर नहीं है। यहाँ कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ रोड की स्थिति बेहतर है, इसके अलावा एयर की जो सुविधा है वो यहाँ पर बेहतर है, 24 घंटे यहाँ पर लाइट है, मेडिकल की सुविधा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मौजूद है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी और दूसरी विकास की योजनाओं के, वो मुद्दे आपको गुजरात के इलेक्शन में कम से कम नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर चुनाव चेहरे के आधार पर लड़ा जाता है। आप देखें कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर कैंपेन करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि जो वोट है वो डबल इंजन की आप सरकार को दीजिए, और नरेंद्र और भूपेंद्र की जो सरकार है उसके आधार पर आप वोट करिए। आप अगर दूसरों पर देखें तो केजरीवाल है, केजरीवाल भी लगातार दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी यहीं पर आकर फंस जाती है ममता, और यही कारण है कि वो विकास के मुद्दे से ड्रेल हो जाती है और व्यक्तिगत आरोप लगाने लगती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत जो आरोप हैं वो लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि 27 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जैसे जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी एक बार केवल 2 सभाएं यहाँ से करके चले गए। तो कांग्रेस पार्टी कम से कम
प्रचार वाली जो स्थिति है उसमें तो कम से कम बढ़त नहीं ली है। हाँ, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक चीज से ममता जरूर जूझ रही हैं, वो है बागी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई सारे जो बागी उम्मीदवार हैं वो पार्टी का जो गणित है वो बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं पर दाव लगाया है, लेकिन जो नए कार्यकर्ता हैं वो कम से कम इस बात से नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पुराने लोगों पर ही दावा आजमाया है और नए लोगों को मौका नहीं दिया। तो ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां इससे जूझ रही हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो जो आदिवासी जो बेल्ट है, आदिवासी इलाका है, वहां पर अपना फोकस कर रहे हैं ताकि कांग्रेस की जो जमीन है उस जमीन का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी ले सके। लेकिन शहरी इलाकों की अगर बात करें, सूरत को छोड़ दें, तो उतना ज्यादा असर है वो आम आदमी पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के भाई प्रयास यही है कि वो कांग्रेस के वोट बैंक को अपने खाते में रख सके, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि कैसे ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो इस पूरे चुनाव प्रचार में, चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपने बागी नेताओं की बात की तो मैं रुख करना चाहूंगी बनासकांठा का, जहां से रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, बागी नेताओं की बात करूं इससे पहले, क्योंकि बनासकांठा में दीसा जैसी सीट पर ये दिख रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो पूरी तस्वीर उत्तरी गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ी तस्वीर का आपसे आकलन चाहेंगे कि कांग्रेस ने बेहतर किया था पिछले चुनावों में। यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यानी मजबूत दिखती रही है कांग्रेस पिछले चुनावों तक। यहाँ इस बार चूंकि हम जानते हैं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है, कांग्रेस प्रचार में उतनी सक्रिय नहीं नजर आई जितनी भाजपा नजर आई है या जितनी कोशिश आम आदमी पार्टी ने भी की है। तो कितना बदला हुआ चुनाव इस बार बनासकांठा में? देखिए, अगर बदले हुए चुनाव की बात की हम करें ममता, अगर सबसे पहले उत्तर गुजरात की तस्वीर की आपने बात की, तो उत्तर गुजरात की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले यहाँ पर पीछे रही थी। 32 सीटें थी यहाँ पर और 32 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़कर जो बदलाव की तस्वीर की आप बात कर रही हैं, जब यहाँ पर निकाय चुनाव हुए, अगर अब लोकसभा चुनाव देख लो तो बीजेपी को यहाँ पर बढ़त दिखाई देती है। जो क्षेत्रवार अगर हम देखते हैं, अगर हम निकाय चुनावों की बात देखते हैं तो उसमें भी बीजेपी ने बढ़त यहाँ पर हासिल की है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का टक्कर है। और जिस तरह से निर्दलियों की आप बात कर रहे थे, निर्दलीय जो है, जो बागी हैं, जो निर्दलियों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस पूरे चुनाव में अगर देखें तो 280 से ज्यादा निर्दलीय जो है वो ताल ठोक रहे हैं। तो जिस तरह से हम आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि त्रिकोणीय, लेकिन जो निर्दलीय है वो भी एक नया कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि विभिन्न दलों ने, सभी दलों ने अपने अपने जो विभिन्न नेता हैं उनके टिकट काटे थे, तो उसको लेकर भी तमाम कयासबाजी जारी है। लेकिन अगर बदली हुई तस्वीर की बात करते हैं तो इसी बात से देख सकते हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, उत्तर गुजरात का पूरा क्षेत्र, ये माना जाता था कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उससे ज्यादा जो अन्य समीकरण है, जो अन्य जातिगत या अन्य समीकरण है, उसके ऊपर ये चुनाव ज्यादा आधारित रहता था। लेकिन अब अगर तमाम चुनाव प्रचार आप देखेंगे, अगर बीजेपी ने यहाँ भी एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर 2 जनसभा हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी प्रचार तो किया, प्रचार में उतनी धार नहीं दिखाई दी। और अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी केवल अहमदाबाद या कुछ ही इलाकों में सिमटी हुई दिखाई दी। यहाँ पर उतना तीव्र प्रचार नहीं दिखाई दिया है। इसके भी अपने कयास हैं कि इसकी वजह क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर पहले से ही वो ये मान कर बैठे हैं कि यहाँ पर उनका जो जगह है या स्थान है वो उतना नहीं है। ये देखने वाली बात होगी जब मतदान होगा या जब उसके चुनाव के नतीजे आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन ये जो बदली हुई तस्वीर है ये दिखाती है कि किस तरह से जो चुनाव प्रचार है उसका तरीका बदला है, जो वोट देने का पैटर्न है, मतदाताओं को लुभाने का तरीका है, उसमें भी एक बदलाव आ रहा है। और किस तरह से जो सीधी लड़ाई पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे होती थी, त्रिकोणीय जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। बनी है या नहीं बनी है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन बनती जरूर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रमा जैसे कह रही है कि तस्वीर बदली हुई है दिखाई दे रहे हैं। जी रमा, तो ऐसे में क्या लगता है कि पहले चरण में तो गुजरात की जनता ने पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, पिछले चुनाव के मत प्रतिशत को नहीं तोड़ा, कम मतदान हुआ। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे चरण में गुजरात की जनता ज्यादा तादाद में बाहर निकलेगी, बेहतर वोट प्रतिशत देखने को मिलेगा?
देखिए, लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि जनता बाहर निकले। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए पूरी कोशिश की है। और अगर मैं आपको बनासकांठा का बताऊं, बेहद रोचक ये होगा कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने निमंत्रण पत्र जो है वो जारी किए हैं और उसके जरिए घर घर उनको पहुंचाया है कि आप आइए, ये चुनाव का उत्सव है और उस उत्सव के लिए चुनाव आयोग आपको निमंत्रण पत्र दे रहा है, आप यहाँ पर आए। चुनाव जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाने की कवायद जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार की जा रही है। और उसी के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो दिव्यांग हैं, जो यहाँ पर बूथ पर आने में सक्षम नहीं है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो पोस्टल बैलेट के जरिए उनके मत जो है वो पहले लिए गए हैं। और जो आना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव के समय में भी कई बार जो होता है बहुत बड़ी आयु के लोग होते हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं जो आने में सक्षम नहीं होते, लेकिन सहायता लेकर आते हैं, परिवार जनों के साथ वो आते हैं। तो इसके लिए भी बड़ी कोशिश की है और राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। कोशिश सभी पक्षों ने की है, लेकिन अब जनता पर निर्भर करता है चाहे मुद्दे की बात भारी तादाद में बाहर निकले। रमा, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो निमंत्रण पत्र चुनाव आयोग ने भेजा है सबको, तो बनासकांठा जिसकी आपने बात की है, तो वहां की जनता इस निमंत्रण को स्वीकार करेगी और कल मत करने बाहर आएगी। 5 दिसंबर को मताधिकार का अपना प्रयोग जरूर करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रमा और नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज नाइट। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आइए रुक करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव की। इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव बेहद खास हैं। तीनों दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण और वार्ड के परिसीमन के बाद हो रहे इन चुनावों में धुआंधार प्रचार किया गया। जनता के मुद्दे तो केंद्र में रहे, राजनीतिक बयान भी खूब देखने को मिले, लेकिन अब गेंद है जनता के पाले में। कल रविवार को होना है मतदान, तैयारियां पूरी हैं और नजरें हैं दिल्ली की जनता पर। दिल्ली तैयार है नगर निगम चुनावों के लिए। रविवार 4 दिसंबर को सभी 250 वार्डों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि आबादी के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी नगर निगमों में से एक है। तीनों दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण के बाद और वार्डों के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 272 से घटकर 250 रह गई है और 24 वार्डों की सीमाओं में बदलाव हुआ है, इसलिए कई वार्डों में सामाजिक और जातीय समीकरण भी बदल गए हैं। बीजेपी और आप ने सभी 250 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल मतदाता 1,46,73,847 हैं, तो वहीं कुल 250 सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 21 सीटें अनुसूचित जाति की
665, संवेदनशील बूथ 3360 और ऐसे में 68 मॉडल पोलिंग स्टेशंस के साथ 68 पिंक पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात कि संवेदनशील बूथों की लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी और ध्यान रहे कि मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। तो दिल्ली वासियों पर है जिम्मेदारी कि जब नगर निगम का मतदान होगा, कल सुबह 8 बजे से शुरुआत होगी, तो वो आगे निकल कर आएं और मतदान जरूर करें। ऐसे में कैसी है तस्वीर जमीन पर और क्या कुछ है तैयारियां चुनाव आयोग की और कितनी तैयार है दिल्ली, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गिरीश, तैयार है दिल्ली कल के लिए? हम बता रहे थे कि कैसे मॉडल पोलिंग स्टेशंस और पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं इस बार। जी बिल्कुल ममता, आपने ठीक कहा। देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और कल सुबह 8 बजे से लोग जो मतदाता हैं, जो दिल्ली के अंदर 1,46,73,847 जो मतदाता हैं, वो 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे से दिल्ली के अंदर मतदान आरंभ होना है और शाम 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा। हालांकि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, खासतौर पर उनके लिए इन मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ई रिक्शा भी लगाए गए हैं। जो बुजुर्ग या बीमार मतदाता हैं जो पोलिंग स्टेशन तक आना चाहते हैं, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने खास तौर पर ई रिक्शा की व्यवस्था की है, जो उन्हें घर के नज़दीक से लेकर पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएंगे, फिर वापस छोड़कर आएंगे। तो तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 68 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 68 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। पिंक बूथ लेकिन गिरीश, हमें ये बताइए, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि निगम चुनावों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रचार किया गया सबकी ओर से। मतलब लग नहीं रहा था कि ये नगर निगम का प्रचार है, इतना धुआंधार प्रचार सबकी ओर से किया गया, सभी दलों की ओर से। हमें बयान भी खूब देखने को मिले। कह सकते हैं कि इस बार का प्रचार वाकई बहुत तीखा था और बहुत अलग था नगर निगम के लिए, क्योंकि आप तो बहुत समय से दिल्ली नगर निगम के चुनावों को कवर करते रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लगातार लंबे समय से दिल्ली नगर निगम का चुनाव कर रहा हूं। 2007 का चुनाव भी देखा, 2012 का चुनाव भी देखा, 2017 का चुनाव भी देखा, अब 2022 का चुनाव भी मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूं। पिछले चुनावों की बात की जाए तो इतनी सरगर्मियां कहें सुर्खियां में नहीं रहता था दिल्ली नगर निगम, लेकिन अब क्योंकि 15 साल लगातार दिल्ली नगर निगम 3 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। लेकिन मई के महीने से परिसीमन करने के बाद अब दिल्ली नगर निगम एक हो चुका है, 250 सीटें हो चुकी हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश और दुनिया की नज़र जो है इस समय दिल्ली नगर निगम चुनावों पर है। क्योंकि अगर पीछे की बात की जाए तो तीनों नगर निगमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार काबिज रही है और इस बार भी देखना होगा कि क्या जो दिल्ली की जनता है वो किसे अपना जनाधार सौंपती है। लेकिन लगातार जो अगर बात की जाए पिछले चुनावों में प्रचार की बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार बहुत अच्छे से प्रचार में जुटे रहे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मेगा शो किया उन्होंने, लगातार उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के प्रचार में जुटे रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रचार के अंदर जुटे रहे, कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार के अंदर जुटे रहे। आम आदमी पार्टी ने जहां 10 गारंटी जारी की तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 12 संकल्प जारी किए। अब देखना ये दिल्ली की जनता को है कि वो किसके साथ जाती है। कल सुबह 8 बजे से दिल्ली के अंदर मतदान आरंभ हो जाएगा और चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है क्योंकि दिल्ली के अंदर 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ममता, मैं आपको बता दूं इस बार इसमें से 709 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि जो पुरुष मतदाता उम्मीदवार हैं वो केवल 640 ही हैं। अच्छा, तो इस बार महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है जहां तक आंकड़ों की बात करते हैं। और चूंकि इतने सारे मुद्दे भी उछले हैं, ऐसे में वायदे भी बहुत किए गए हैं, तो जनता को देखना है कि कौन किसके वायदे जनता के विकास के लिए हैं और कौन उन वायदों को पूरा भी कर सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब रुख कर लेते हैं उपचुनाव की खबर का। उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान शनिवार को समाप्त हो गया। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और रामपुर तथा खतौली विधानसभा क्षेत्रों में 5 दिसंबर को मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों और उम्मीदवारों ने अपना पूरा दमखम लगाया। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई, जबकि रामपुर और खतौली सीटों पर मौजूदा विधायकों की सदस्यता निरस्त होने के कारण उपचुनाव हो रहा है।
रामपुर से विधायक आजम खान और खतौली से विधायक विक्रम सैनी को अदालत से सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं हैं। यहां सपा और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। और फिलहाल यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद अब रुख कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत की एक महत्वपूर्ण खबर का। रूस से आने वाले तेल पर 60 रुपए प्रति बैरल की मूल्य सीमा तय करने के यूरोपीय संघ के फैसले में G7 समूह और ऑस्ट्रेलिया भी यूरोपीय संघ के साथ आ गए हैं। मकसद है कि वैश्विक बाजारों में रूस से आने वाले तेल की आपूर्ति को जारी रखा जाए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाने की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्षमता को कमजोर किया जाए। अगर रूस ने इस सीमा का उल्लंघन किया तो ऑस्ट्रेलिया तथा G7 के देश रूसी तेल की समुद्री आवाजाही रोक देंगे और यह नियम 5 दिसंबर से लागू हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ रूस के तेल की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करने पर सहमत हो गया है। संघ ने अपने सभी 27 सदस्यों को $60 प्रति बैरल की यह अधिकतम मूल्य सीमा लागू करने को कहा है। योजना के अनुसार यदि रूस ने इस सीमा का उल्लंघन किया तो ऑस्ट्रेलिया तथा G7 देश रूसी तेल की समुद्री आवाजाही रोक देंगे। ये नियम 5 दिसंबर से लागू हो सकता है। रूसी तेल की अधिकतम मूल्य सीमा का निर्धारण काफी दिनों से पश्चिमी देशों के एजेंडे में रहा है। इसका लक्ष्य वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किए बगैर रूस को तेल बिक्री से होने वाली आमदनी में कमी करना है। यूरोपीय संघ के इस कदम पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि वो इसके लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार था। रूस का कहना है कि वो अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित किए जाने के इस कदम को खारिज करता है। रूस ने कहा कि वो अपने तेल के लिए नए खरीदारों की तलाश जारी रखेगा। अमेरिका ने यूरोपीय संघ के इस फैसले का स्वागत किया है। It's in the range of prices that we've been talking about for a while in terms of creating and helping us do two things. One is reducing Russia's revenues, but the second one is making sure that we keep Russian barrels on the market in order to make sure that we keep prices low for everyone. And we think that the price ranges that have been discussed accomplish those two goals and will put us in a position where Russia's revenues come down while we're ensuring that people get access to reliable, cheap energy going forward. रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन संकट के हल के लिए राष्ट्रपति पुतिन बातचीत पर सहमत हैं। हालांकि रूस ने कहा कि अमेरिका द्वारा रूस में शामिल किए गए यूक्रेनी इलाकों को मान्यता न देने से किसी समाधान की राह मुश्किल हो रही है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर अपनी दावेदारी जता रहा है। रूस के इस दावे को पश्चिमी देश सख्ती से खारिज करते हैं। अमेरिका ने अभी भी रूस के नए इलाकों को मंजूरी नहीं दी है। इससे स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। किसी हल तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति पुतिन वार्ता के लिए राजी हैं, लेकिन इस बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। उधर यूक्रेन युद्ध से उपजे खाद्यान्न संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश बड़े पैमाने पर खाद्यान्न निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से अनाज कार्यक्रम के तहत 2023 की शरद ऋतु तक लगभग 60 जलयानों द्वारा अनाज निर्यात प्रस्तावित है। इसके तहत पहला गेहूं से भरा जहाज इथोपिया के लिए रवाना हो चुका है। रूस द्वारा लगभग 6 महीने की नाकेबंदी के बाद जुलाई के अंत में एक समझौते के बाद यूक्रेनी अनाज का निर्यात शुरू हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुए इस समझौते की वजह से अब तक लगभग 13 मिलियन टन कृषि उत्पादों का निर्यात संभव हो सका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। प्रोफेसर सचदेवा, जिस तरीके से ये बात कही गई है कि तय कर दिया गया है रेट, लेकिन साथ ही ये भी बात कही गई है कि अगर रूस नहीं मानता तो फिर उसके समुद्री तेल के जितने कंटेनर्स हैं उनकी आवाजाही रोक दी जाएगी। क्या ये टकराव नहीं लगता, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर रेट तय किए जाएंगे तो वो उनको नहीं मानेगा, तेल आपूर्ति रोक देगा। देखिए, टकराव तो पश्चिम के देशों में और रूस में बना ही हुआ है, लेकिन जिस ढंग से पश्चिम के देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, वो प्रतिबंध उतने कामयाब शायद नहीं रहे हैं जितनी उनको उम्मीद थी। तो इसीलिए अपने प्रतिबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पिछले कई महीनों से ये बातचीत चल रही थी कि रूस का जो तेल है उसको उसके जो दाम है वो उसको एक कीमत तय कर दी जाए जो कि बाजार की कीमतों से थोड़ी कम हो। तो उससे ये होगा कि दुनिया के बाजारों में, ऊर्जा बाजार में वहां का तेल आता भी रहेगा और रूस के राजस्व जो है उसको उसमें कमी आएगी। तो यही बात जब यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट जो हैं, जो उर्सुला फॉन डर लायन ने जब इसको अनाउंस किया था, तो वही कह रहे थे कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे प्रतिबंध जो है मजबूत बने, रूस का राजस्व में कमी हो, उसके बाद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार है उसके अंदर स्थिरता है। और इसके बावजूद क्योंकि यूरोपीय संघ के देश जो हैं वो तो खरीदना बंद कर देंगे तेल अभी धीरे धीरे, और काफी बंद कर दिया है, लेकिन जो बाकी देश तीसरी दुनिया के देश हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो खरीद रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी राहत की इससे शायद मिलेगी। ये उनकी पूरी पॉलिसी है, लेकिन अभी बहुत से इसमें अनसर्टेनिटी है कि कैसे ये लागू होगा और किस तरह से जो बाकी देश हैं, क्योंकि G7 और यूरोपीय देश हैं वो तो इसको मानेंगे, और वहां पे भी हालांकि कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। कुछ कंट्री में सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के देश हैं जो अभी भी पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो उनके लिए कुछ वक्त अभी लगेगा। लेकिन बाकी जो देश हैं, चाहे वो चीन है, भारत है, टर्की है और अफ्रीका और अरब कंट्रीज जो और खरीद रहे हैं तेल जो रूस से, वो उसको कोई इतनी आसानी से इन सब पाबंदियों को मानने वाले नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसका असर जो है वो, और सिर्फ फैक्टर ये भी है कि सिर्फ ये यूरोप के देश या G7 के देश तो प्राइस तय नहीं करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें वैसे भी अभी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसके मुताबिक तो ये रेट पे भी काफी तेल चलता रहेगा। लेकिन प्रोफेसर सचदेवा, गुरुवार को रेट था $87 प्रति बैरल, जो रेट डिसाइड किया गया है वो 60 कर किया गया है। ऐसे में जबकि रूस 50 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात करता है, और जिस तरीके का ऊर्जा संकट सर्दी के चलते हमें यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रहा है, ये निर्णय, क्योंकि अगर इस निर्णय का आकलन करें तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं रूस को कमजोर करना इस तरीके से कि भाई यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, दूरगामी लक्ष्य तो यही लगता है कि यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए, रूस इतना कमजोर हो जाए। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से इस निर्णय को लिया गया है और जिस तरीके से रूस कहता है कि ये घातक सिद्ध हो सकता है ऐसा फैसला, क्या लगता है कि इस लक्ष्य को पाने की ओर सोच भी रहा है कोई देश, या संभवता भी दिखती है इसकी? देखिए, अब ऐसा है कि रूस, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा निर्यातक है तेल का और गैस का, और अभी लगभग उससे पहले, युद्ध से पहले जो रूस की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वो 10 से 11 मिलियन बैरल्स पर डे की थी, और उसमें से वो 7 से 8 मिलियन बैरल्स पर डे वो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया की मार्केट्स को करता था। उसमें लगभग 3 मिलियन बैरल के करीब वो यूरोप में जाता था, बाकी दूसरी दुनिया के देशों में जाता था। अभी जो है लगभग उसी एवरेज के करीब वो रूस फिर वापस पहुंच गया है, और जिस तरह से जो अभी जो $60 का जो अभी दाम उन्होंने लगाया है, इसका जो कीमत तय की है, ये बात सही है कि $80-85 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है, लेकिन जो बाकी देश जो यूरोप के अलावा जो खरीद रहे हैं तेल रूस से, वो काफी डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहे हैं। तो वो 60-65 या 65 और 70 के बीच में अभी काफी जो है वहां पे जो तेल पिछले कई महीनों से रूस उनको बेचता रहा है।
तो उसमें थोड़ा बहुत शायद हो सकता है फायदा उन देशों को हो, क्योंकि अगर $7 से अधिक यूरोप वैसे भी नहीं अभी खरीद रहा है वहां से, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ी और कीमत तो दूसरे देश जो अभी रूस से खरीद रहे हैं वो फिर बार्गेनिंग करेंगे कि इससे शायद कम में खरीदने की कोशिश करें। लेकिन ये कीमत इस पे डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कैसे रहेंगी। और आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से 2023 का जो लगता है कि रिसेशनरी कंडीशंस है पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर, चीन की अर्थव्यवस्था भी पहले से धीमी पड़ी है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा शायद ना बढ़े आने वाले कुछ महीनों के अंदर। प्रोफेसर सचदेवा, लेकिन ऐसे में क्या इस संभावना के लिए विश्व तैयार है कि अगर रूस नहीं मानता इस रेट को और वो तेल निर्यात रोक देता है तो? उन्होंने तो कह दिया है कि जो भी देश इसको इन पाबंदियों को मानेगा वहां पे वो तेल वो नहीं बेचेंगे। उसमें यूरोप के देश जो मेन उसके इंपोर्ट करते थे वो तो पहले से ही उसको बंद करने वाले हैं। बात यह है कि जो दूसरे देश हैं जो अभी रूस से खरीद रहे हैं तेल, चाहे वो चीन है, भारत है या और दूसरे देश हैं, वो कोई भी देश मुझे नहीं लगता कि इन पाबंदियों के ऊपर यूनिलैटरल सैंक्शंस को वो मानने वाले हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि इससे रूस के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के अंदर थोड़ी और अस्थिरता आएगी, एक अनसर्टेनिटी उसके अंदर बनी रहेगी। तो तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक तरफ से दिक्कतें हैं क्योंकि इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और लेकिन उसके साथ हो सकता है कि वो उनकी बार्गेनिंग पावर पहले से थोड़ी बेटर हो जाए तो रूस से वो और डिस्काउंटेड तेल लेने की कोशिश करें। और मेन दिक्कत यह भी आएगी क्योंकि जो पश्चिम के देश हैं वो सिर्फ तेल, जो शिपिंग इंडस्ट्री है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो अगर तेल इससे कम में बेचा जाएगा तो वो वहां पे उसको शिपिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनीज उसको वो उसके साथ व्यापार नहीं करेंगी। तो इस तरह से दिक्कतें थोड़ी बहुत और रूस के लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन बहुत से पाबंदियां जैसे पहले भी पश्चिम के देशों ने रूस के ऊपर लगाई थी, लेकिन अब पिछले 8-10 महीनों में वो पाबंदियों को किस तरीके से पाबंदियों को तोड़ के फिर भी उसको रूस अपनी मार्केट्स को बरकरार किए हुए हैं और दूसरे देश काफी उससे तैयार हो गए खरीदने के लिए। तो इसके कुछ अभी बहुत अनसर्टेनिटी है कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये पूरा मामला क्या रुख लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचदेवा हमारे साथ इस खबर पर ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो यूरोपीय संघ ने जरूर अपनी तरफ से तेल की कीमतों को तय कर दिया है $60 प्रति बैरल, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि रूस की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसमें रूस ने स्पष्ट किया है कि वो नहीं बेचेगा अगर इस तरह दाम तय किया जाता है। लेकिन पूरा मामला क्या रुख लेगा आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
इनमें व्यक्तियों के अलावा दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संस्थान, संगठन, राज्य और जिलों को भी पुरस्कृत किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले जाने पर सरकार की सराहना करते हुए राज्य सरकारों को भी सेंटर स्थापित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सन 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों, जबकि 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं कश्मीर की पहली व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और अपने स्टेट टीम की कैप्टन हूँ और मैंने अपनी कंट्री को यूएस में रिप्रेजेंट किया और अभी हाल ही में हमारे इंडिया में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो गई जिसको ऑर्गेनाइज ICRC ने किया और उसमें हमने सिल्वर जीता। I am working for making STEM education accessible to children with visual impairments. We are collaborating with state governments and we are working with 11 states right now in special schools across these 11 states. राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार के लिए वर्ष 2022 में 1210 आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021 में 844 आवेदन मिले थे। आवेदकों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने सम्मानित होने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का चयन किया। कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के साथ नौसेना दिवस के अवसर पर 1500 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले नौसेना मैराथन रनर्स की अगवानी की। भारतीय नौसेना ने 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक 1500 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया था। अल्ट्रा मैराथन धावकों द्वारा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र के माध्यम से 35 दिनों की अवधि का दौड़ अभियान चलाया गया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के जश्न के रूप में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के मैराथन और समापन अभियान के मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार ने कहा कि सागर के तहत हम अपने पड़ोसी, क्षेत्रीय और समान विचारधारा वाले देशों के साथ विकास करना चाहते हैं। Our endeavor, therefore, in the region is to be a preferred security partner and also to be the first responder in case of any crisis, which is facilitated by our mission-based deployments. And therefore, the Navy will continue to be guided by Sagar, the doctrine of Sagar by our Honorable Prime Minister, which is security and growth for all in the region. हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। नौसेना के निर्णायक भूमिका को याद करने का ही दिन है 4 दिसंबर। इस बार नौसेना दिवस विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का। REC unleashes the potential of energy. REC
funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वाराणसी पहुंचकर काशी तमिल संगमम में हिस्सा लिया। निर्मला सीतारमण ने आज सुबह वाराणसी में केदार घाट, हनुमान घाट पर पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। वे रविवार को BHU में आर्किटेक्चर एंड अदर हेरिटेज फॉर्म्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम पर एक सेमिनार के साथ ही विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वे छात्रों के साथ संवाद भी करेंगी। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए बीती रात संस्कृति, विरासत और परंपरा से जुड़े दल भी वाराणसी पहुंचा है। ये दल वाराणसी के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगा। और आइए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामले में आरोपी JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप मुक्त कर दिया है। इस मामले में आरोप मुक्त होने के बावजूद दोनों जेल में ही रहेंगे, क्योंकि दंगों की साजिश को लेकर एक अन्य मामले में UAPA के तहत न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सिद्धू मूसावाला हत्या मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की NIA रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। बिश्नोई को 10 दिन की रिमांड पूरी होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू डेहट की कुछ लोगों ने शनिवार को सीकर में गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली है। शूट आउट में अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति ताराचंद जाट की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीमद् भागवत गीता जयंती महोत्सव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इस्कॉन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ एक ग्रंथ भर नहीं है, ये जीती जागती ज्ञान गंगा है, जो प्राचीन काल से मानव को अपने ज्ञानामृत से सींचती चली आ रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अनादि काल से चले आ रहे मानवीय भावों को उद्दात करने का एक माध्यम है गीता। गीता शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। पंजाब भाजपा ने पार्टी की राज्य इकाई के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने नए पदाधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी की है। और अब खबर खेल जगत से। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आगाज रविवार को होगा। सीरीज का पहला मैच ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम अपना पूरा जोर लगाना चाहेगी। सीरीज में पुराने खिलाड़ियों के साथ कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिनमें रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी और शहबाज अहमद जैसे उम्दा खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम के पुराने खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे दिग्गजों की इस सीरीज में वापसी हो रही है। 2 दिवसीय CCCC क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का समापन आज दिल्ली के YMCA के सभागार में आयोजित ग्रैंड फिनाले के साथ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से कुल 32 शीर्ष टीमों ने पहले स्थान के लिए अपनी दावेदारी पेश की, जिनमें पुणे स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। नेशनल इंटर स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता के 10वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले शनिवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। YMCA के सभागार में आयोजित प्रतियोगिता के अंतिम चरण में देश भर से आई कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बाजी मारी पुणे स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने। स्पर्धा में कड़ी चुनौती देते हुए भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल दूसरे पायदान पर रही, जबकि पटना की नोट्रे डेम एकेडमी के छात्र तीसरे स्थान पर रहे।
I'm really happy to have won this competition like for 2 years in a row, and it's a good experience. I'm very happy that I won the competition for 2 consecutive years in 2021 and 22. We are very happy. This is actually our first time coming to the finals. We started in 7th grade. Now in 8th, after a lot of practice, we made it to the finals and we are very happy. इस मौके पर वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल, IFS AK अंबास्था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार मौजूद रहे। प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करते हुए शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि क्रॉसवर्ड खेल बच्चों के बौद्धिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो हर चीज के तह पर भाषाई ज्ञान है, और भाषाई ज्ञान उससे आता है आप कितना सोच सकते हैं और कितनी चीजों में कनेक्शन देख सकते हैं। तो ये क्रॉसवर्ड ये मौका देता है, आप एक क्रॉसवर्ड का एक पॉइंट आप देखें और फिर आपको इमेजिन करना पड़ता है कि इसका क्या जवाब हो सकता है। इस प्रतियोगिता में जहां देश के बड़े स्कूलों के छात्र शब्दों की पहेली सुलझाते दिखे, तो वहीं दूर दराज के गांवों से आए सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी अपनी कड़ी दावेदारी पेश की। यहाँ आके हमें नए लोगों से मिले और नई चीज़ों का ज्ञान मिला। यहाँ के हम बहुत कुछ सीखे भी, और जो हमारी गलतियाँ हैं वो उससे हम कैसे सुधारे वो भी हमको पता चला। यहाँ पे आके हमको बहुत सारे नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे कई तरह के लोगों से जान पहचान हुई। यहाँ से पे आके बहुत अच्छा लगा है। यह पहले विद्यालय स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, उसके बाद डिविजनल स्तर पर और फिर स्टेट स्तर पर यह बच्चे प्रथम स्थान पर चयनित होकर के आज नेशनल तक आए हैं। ये बच्चे कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होंगे जो आने वाले जो अन्य बच्चे हैं जो ग्रामीण इलाके में जहाँ संसाधन नहीं है उसको मोटिवेट करेंगे, बूस्टअप करेंगे। क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता स्कूली छात्रों के बीच क्रॉसवर्ड को सीखने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अपने आप में इस अनोखी प्रतियोगिता को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सबसे बड़े इवेंट के रूप में मान्यता दी है। दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। आजादी के संग्राम में न केवल क्रांतिकारियों ने बल्कि सन्यासियों और फकीरों ने भी अहम भूमिका निभाई है, और ऐसा ही एक उदाहरण बंगाल में 1760 के सन्यासी विद्रोह का है। अगला एपिसोड आप देख सकते हैं रविवार 4 दिसंबर सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। DD नेशनल पर आप देख सकते हैं। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाघों के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी है। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी चौधरानी। तो समय याद रखिएगा DD नेशनल पर कल सुबह 9 बजे और कल रात 9 बजे। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।